ठीक है सर, इस वक्त केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। सर, मैं आपसे सवाल की शुरुआत करूं उससे पहले आपने किताब लिखी है आपदा पर, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां, और उसमें आपने सर जो सबसे पहला चैप्टर लिखा है, आपने लिखा है कि और मैं कुछ नहीं कर सका। एक बेबसी थी, लाचारी थी सर, यही भाव इस बार भी आपके मन में आए जब चमोली में आपदा आई? हाँ, मैंने तब एक तो मेरी किस कहानियाँ थी वो था, लेकिन मैंने उसके बाद परले के बीच भी लिखा 2013 का जो था, क्योंकि मैं जब वहाँ पहुँचा जो कुछ दिखा तो स्वाभाविक कि आप सोच सकते हैं, कल्पना मात्र करने से सिहरन पैदा होती है किसी को भी। तो परले के बीच दूसरी किताब मेरी निकली थी, जिसमें मैंने अपने पूरे उसको अनुभवों को और बहुत संयमित तरीके से मैंने कुछ चीज़ों को उस समय 2013 की परले के जो जल परले हुआ था उसमें मैंने उसको लिखा था, क्योंकि मैं सबसे पहले वहाँ पहुँच करके वहीं से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब मैंने वहाँ से बात की थी। लेकिन मैंने इन दोनों किताबों को लिखने के बाद मुझे लगा कि 2010 में भी आपदा आई थी पूरे प्रदेश भर में, तो लोगों को ये लगेगा कि डॉक्टर निशंक 2013 के जल प्रलय के बारे में तो बोल रहे हैं, लेकिन 2010 के बारे में उन्होंने क्यों नहीं लिखा। तो आपको याद होगा कि ये प्रलय के बीच तो 2013 की ये मेरी थी, काफ़ी चर्चित रही है। लेकिन उसके बाद मेरे मन में आया, मैंने बाद में 2010 के आपदा के वो भयावह दिन सचित्र, ये जहाँ जहाँ जो परिस्थितियाँ थी, जहाँ तक मैं पहुँच पाया और लोगों को जान को बचाने का जो भी प्रयास उस समय किया, उसको भी मैंने बहुत ईमानदारी से सामने रखा, क्योंकि मुझे लगा कि लोग ये ज़रूर पूछेंगे, उनके मन में सवाल खड़े होंगे कि आखिर तब 2010 में आप भी मुख्यमंत्री थे तो आपने क्या किया लोगों को बचाने के लिए। अभी जो तीसरी घटना ये आप बता रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी हुई है, स्वाभाविक कि आप कह रहे हैं कि आपके मन में क्या है, या किसी के मन में भी, मेरे ही क्या किसी के मन में भी, कैसे करके उन लोगों को बचाया जा सकता है जो बच गए हैं। ये सबसे पहले तो यही बात आती है। और मुझे मालूम है कि उस दिन मैं देहरादून में था, मुख्यमंत्री जी और हम वहीं पर एक कार्यक्रम में थे, और अचानक उनके पास जो सूचना आई और हमने कहा आप तुरंत जाइए। वो कार्यक्रम लंबा था, लेकिन उनको तुरंत वो वहाँ से निकले और सबसे पहले पहुँचे वहाँ पर और बताया कि दूसरे दिन मैं भी तुरंत पहुँच गया था। तो स्वाभाविक ही है कि जो ये हिमालय की आपदाएं हैं, इनका मुकाबला तो हिमालय के लोगों ने हमेशा ही किया है, कठिनाइयाँ तो हैं ही, लेकिन जिन लोगों को बचाया जा सकता है उनको कैसे बचाएं, ये सबसे पहले उस समय प्राथमिकता रहती है। और वही मैंने 2013 के बारे में भी लिखा था। बिल्कुल सर, आपकी वो दोनों ही किताबें हमारे साथ इस वक्त हैं, और लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं इस मंच के जरिए, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस मंच के जरिए सभी देशवासियों से अपील कर रहा है कि वो मदद के हाथ आगे बढ़ाए। क्योंकि उत्तराखंड की अगर आप बात करें, मैं खुद पहाड़ से हूं, लेकिन हमारी जो तमाम जो लोग हैं, या तो वो कभी ना कभी उत्तराखंड गए हैं या फिर उत्तराखंड जाना चाहते हैं। बेहद खूबसूरत प्रदेश है और इसीलिए सभी मदद के लिए आगे आए, ये अपील लगातार न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कर रहा है। सर, आपकी दोनों ही बुक्स पढ़ी और आप राज्य के मुख्यमंत्री थे जिस वक्त मैंने अपने करियर की शुरुआत की। हमने देखा किस तरीके से आप रात भर में पहाड़ नाप गए, लेकिन 2021 में जो हुआ, आप सेंटर में मिनिस्टर हैं, क्या आया जहन में पहले कि क्या करें पहले प्रायोरिटी के साथ कि सब कुछ ठीक हो सके? देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरे पहाड़ की ओर से भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप समझ सकते हैं कि चंद मिनटों में ही प्रधानमंत्री जी ने, जबकि वो दिल्ली में नहीं थे, बाहर थे, और चंद मिनटों में ही तत्काल फोर्स को, आईटीबीपी को, सेना को, एनडीआरएफ को तत्काल निर्देश दिए चंद मिनटों के अंदर,
और गतिशीलता कार्रवाई शुरू हो गई और हमारे गृह मंत्री अमित भाई लगातार मिनट मिनट की जो है समीक्षा करते रहे। और आपने देखा कि हम लोग, मैं तो स्वयं घटना स्थल पर था, और जब लोगों की जानों को, जो पहली वाली सुरंग थी, उस पहली वाली सुरंग से जो 12 लोग जिंदा बचाए हैं, यदि 3-4 घंटा भी और वहाँ रहते तो कहाँ बच पाते। तो तत्काल और भी लोगों को जिस तरीके से बचाया गया, तत्काल हमारे आईटीबीपी के जवानों ने जो साहस का काम किया, अपने प्राणों को हथेली पर रख करके और लोगों के प्राणों को बचाने का काम किया, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट भी पूरी ताकत के साथ जुटी, और हमारी एनडीआरएफ से लेकर के, हमारी सेना से लेकर के, और हमारे आईटीबीपी के जवान, यहाँ तक के एसएसबी के जवान, सभी फोर्सेस वहाँ एकत्रित हुए। जो उपकरण वहाँ पहुँचने थे वो सभी उपकरण पहुँचे, और पूरी ताकत के साथ काम युद्ध स्तर पर हुआ और हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई चूक हुई है या विलम्ब हो गया या क्या कर सकते थे नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कह सकता कोई, जितना मेरी जानकारी में है। सर, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन देखने को मिला इस बार, केंद्र से लेकर राज्य तक पूरा आपदा प्रबंधन तंत्र तुरंत ही एक्टिव हो गया, और उसी का परिणाम रहा कि हमने नुकसान का जो दायरा था उसको बहुत कम किया। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2013 में जो आपदा आई थी, उस दौरान जो गलतियां हमसे हो गई थी, जो चूक हो गई थी मौजूदा सरकार से, हमने उससे सबक लेते हुए इस बार एक प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाई? हाँ, निश्चित रूप में। देखिए 2013 में जो उस समय भी मैं गया था और मुझे रोका जा रहा था वहाँ जाने से कि आपको, आपके जीवन को खतरा हो सकता है, बल्कि बाकायदा माइक से बोला गया कि उस समय की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक के उसके बाद भी जाना चाहते हैं और उनको रोका जा रहा है क्योंकि उनके जीवन को खतरा हो सकता है, आगे कठिनाइयाँ हैं। लेकिन मैं गया और उस समय मैंने ये कहा था कि गांव के लोगों को बजाय घरों पर कैद करने के, गांव के लोगों की मदद लेना चाहिए था। अब सेना गई, हालांकि वो भी विलम्ब से पहुंचा, उस समय उसका जिक्र ज़्यादा नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि पीछे की बात को कुरेद करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना है, यदि इतनी तात्कालिकता से उस समय काम हो गया होता तो निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं कि बहुत लोगों की जानों को बचाया जा सकता था। दूसरे में उसके बाद भी जब सेना गई तो स्थानीय लोगों को फ्रंट पर रहना चाहिए था, जो बताते कि किन किन पहाड़ों में, किन किन रास्तों से कहाँ लोग अपनी जान को बचा करके ऊपर गए हुए हैं। तो वो भी समन्वय कदाचित शायद उस समय हो नहीं पाया। लेकिन यदि इतनी तात्कालिकता उस समय दिखाई जाती तो मैं कह सकता हूँ कि उस समय सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की जानों को बचाया जा सकता था। जी सर, कवि भी हैं आप, लेखक भी, पत्रकार भी, नेता और अब मंत्री, लेकिन सबसे पहले आप एक पहाड़ी हैं। क्या लगता है आपदाओं का ये प्रदेश जो बेहद खूबसूरत है लेकिन संवेदनशील भी, कैसे हम करें कि पहाड़ भी सुरक्षित रहे और पहाड़ी भी? हाँ, बात सही है कि हम लोगों का जो मैंने तो जो मेरी 10वीं तक की शिक्षा हुई है, मैं रोज गाढ़ गधेरों को पार करके 7-8 किलोमीटर रोज जाना, 7-8 किलोमीटर आना, घनघोर जंगल और गाढ़ गधेरे और जंगली जानवरों का मुकाबला, भयंकर हिमपात होना, बरसात में गधेरों में कई बार बह जाने जैसी स्थितियों का हम लोगों ने मुकाबला किया है। तो स्वाभाविक कि पूरा जो हिमालय का क्षेत्र है, वो चाहे मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, अरुणाचल हो, हिमाचल हो, चाहे वो असम का वो क्षेत्र हो, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पूरा हिमालय है, ये पूरा युवा है अभी, और सबसे ज़्यादा युवा पर्वत है, तो उतना ही ज़्यादा संवेदनशील भी है। उसमें बहुत थिरकन है, वो बहुत संवेदनशील होने के कारण जो भी आपदा आती है तो विकरालता का रूप धारण कर लेती है।
तो मैं ये समझता हूँ कि निश्चित रूप में हिमालय पर मैं शुरू से इस बात के लिए पक्षधर रहा हूँ। जब मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री था तो जहाँ स्पर्श गंगा अभियान उस समय हम लोगों ने शुरू किया था कि गंगा और उसमें जुड़ने वाली जितनी जलधाराएं हैं टोटल उनका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, क्योंकि गंगा सर आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जब आप मुख्यमंत्री थे इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जब आपदा आई थी तब कैसे आप जमीन पर जाकर लोगों से मिल रहे थे, जो पीड़ित थे उनसे बातचीत कर रहे थे, उनको आप आश्वासन दे रहे थे कि परेशान मत होइए, घबराइए मत। न सिर्फ पूरा उत्तराखंड आपके साथ खड़ा हुआ है, उत्तराखंड सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है और लोगों ने आपकी उन बातों पर भरोसा भी किया, लोगों ने विश्वास किया और लोगों ने एक बार फिर से तय किया कि जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी चलने का नाम है और जिंदगी जीने का नाम है। एक बार फिर से सब कुछ पटरी पर लौटा। सर कैसे कर पाए थे उस वक्त, इस बड़ी चुनौती को कैसे टैकल कर पाए थे आप? देखिए 2010 का तो जो आपने देखा उस समय जैसे केदारनाथ त्रासदी हुई तो एक क्षेत्र में थी, अभी जो हुआ वो एक क्षेत्र में था, लेकिन 2010 में पता नहीं क्या परिस्थितियाँ थी कि मैं अल्मोड़ा पहुंचता हूं कि ये दशा हो गई, इतने लोग नीचे दब गए, इतने लोग हो गए। तब तक पता चलता है कि उधम सिंह नगर में सूचना आ रही है कि वहाँ ये परिस्थिति हो गई। पता चला हरिद्वार में सूचना आ रही है, उसी समय उत्तरकाशी में जा रही है तो चमोली में आ रही है। आप समझ नहीं सकते कि एक दिन में मैंने 5 जिलों को कवर किया था और यहाँ तक कि सड़कों पर हेलीकॉप्टर उतारा, खेतों में उतारा, नदी के किनारे उतारा। मैंने कोशिश की कि मैं सबसे पहले वहां पहुंच करके उन जिन लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है उस पर युद्ध स्तर पर करें, लोगों का मनोबल बना करके रखें और यथासंभव पूरा फोर्स जो हमारा प्रशासन का है, लोगों का है, लोगों ने भी जितने लोगों की क्षमताएं थी, लोगों ने गांव के लोग अपनी जान को हथेली पर रख कर के लोगों को बचाने के लिए आगे आए। तो उस समय का तो आपको ये किताब आपके हाथों में आएगी तो सचित्र जो वर्णन है उसका जो देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत बिल्कुल आपने वाकई जो उस वक्त काम किए थे वो अनुभव अब भी काम आ रहे हैं। और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये मुहिम लेकर आया है देवभूमि के साथ देश। हम चाहेंगे कि आप इस पर कुछ बोले क्योंकि गांव के आखिरी छोर पर बसा शख्स भी आपको सुन रहा है। देखिए पूरा देश, आप जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो वो देवभूमि है। वहाँ न केवल 4 धाम है बल्कि वो पर्यावरण की पहली पाठशाला भी है, वेद पुराण उपनिषदों का जन्मदाता है, आयुर्वेदा आयुर्वेद का भी जन्मदाता है और संजीवनी बूटियाँ का जो पूरे दुनिया के लोगों को स्वास्थ्य को ठीक कर सकती हैं ऐसी संजीवनी बूटियाँ प्राकृतिक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, एक बात जो इस वक्त हर कोई समझना चाहता है और जानना चाहता है कि इस बार एक बेहतर कोऑर्डिनेशन देखने को मिला एनडीआरएफ के बीच में, एसडीआरएफ के बीच में और राज्य पुलिस के बीच में। थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में बताइए कि किस तरीके से हम जवानों को ट्रेन करते हैं कि जब भी ऐसी कोई मुश्किल घड़ी हमारे सामने खड़ी हो जाए तो कैसे हम अधिक से अधिक जीवन को बचा पाएं, जैसा कि हमें इस बार देखने को मिला है। इससे पहले मैं आपको एक बड़ी बात बोल रहा था कि इस बार की आपदा में बहुत टाइमली अलर्ट जारी किया गया गांव के लोगों द्वारा और सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया गया। जो पेंग गांव है, जो रैनी गांव के ऊपर है, उनको सबसे पहले पहाड़ टूटने की, ग्लेशियर टूटने की आवाज़ें आई और उन्होंने अलर्ट जारी किया और फिर एक उन्हीं में से किसी ने उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो रैनी गांव का जो प्रोजेक्ट था, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, उसके करीब 12 से 15 लोग बचे। इवन मेरे पुलिस वाले 4 वहाँ पे तैनात थे, उनमें से 2 लोग बच के निकल गए उस अलर्ट के कारण, चाहे वो 1 मिनट का ही टाइम मिला हो उन्हें। उसी तरह से जो नीचे तपोवन पावर प्रोजेक्ट था वहाँ पे भी लोग अलर्ट हुए, किंतु शायद उन्हें इतना समय नहीं मिला, वहाँ ज़्यादा डैमेज हुआ। किंतु तपोवन के नीचे हमने पूरी घाटी खाली करा दी, पूरा हरिद्वार तक उस दिन खाली करा दिया। यद्यपि 2 बजे के बाद हमने श्रीनगर से नीचे के अलर्ट को डाउन कर दिया था। तो ये जो सोशल मीडिया पे जो लाइव वीडियो जी अशोक जी, वाकई बहुत प्रयास किया आपने कठिन परिस्थितियों में। आपने, उत्तराखंड पुलिस ने और हमारे सभी देवदूतों ने उनके तमाम प्रयासों की सराहना हम लगातार कर रहे हैं। इस मंच के जरिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रहा है ताकि आप मदद के लिए आगे बढ़ाएं।